Chapter थे pronoun. Pronoun. A word that replaces a noun in a sentence is called a pronoun. वाक्य में किसी संज्ञा की जगह लेने वाला शब्द सर्वनाम प्रोनाउन कहलाता है। इस वाक्य का मतलब है कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा नाउन की जगह लेते हैं। They are used to avoid repeating the same noun over and over again. इनका उपयोग बार बार एक ही संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए किया जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि सर्वनामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि एक ही संज्ञा को बार बार दोहराना न पड़े। Read the given lines. दी गई पंक्तियों को पढ़े। Look at Anshika. Anshika is dancing. Soumya and Ritu have come to see Anshika. Soumya and Ritu are glad to see Anshika dancing. Anshika is also happy to meet Soumya and Ritu after such a long time. Anshika को देखो। अंशिका नाच रही है। सौम्या और ऋतु अंशिका को देखने आई हैं। सौम्या और ऋतु अंशिका को नाचते देखकर खुश हैं। अंशिका भी इतने लंबे समय के बाद सौम्या और ऋतु से मिलने पर खुश है। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं जिनमें अंशिका, सौम्या और ऋतु जैसे संज्ञाओं का उपयोग किया गया है। The above lines can be written as. उपरोक्त पंक्तियों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। Look at Anshika. She is dancing. Soumya and Ritu have come to see her. They are glad to see her dancing. She is also happy to meet them after such a long time. अंशिका को देखो। वह नाच रही है। सौम्या और ऋतु उसे देखने आई हैं। वे उसे नाचते देखकर खुश हैं। वह भी इतने लंबे समय के बाद उन्हें मिलने पर खुश है। यहाँ पर पहले दिए गए वाक्यों को सर्वनामों का उपयोग करके लिखा गया है। अंशिका की जगह शी और ह का उपयोग हुआ है, जबकि सौम्या एंड ऋतु की जगह दे और देम का प्रयोग किया गया है। In the above lines, the noun Anshika is replaced by the pronouns she and her. They and them have replaced the nouns Soumya and Ritu. उपरोक्त पंक्तियों में संज्ञा अंशिका की जगह सर्वनाम she और her का उपयोग किया गया है। They और them ने संज्ञाओं सौम्या और ऋतु की जगह ली है। इस वाक्य का मतलब है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में संज्ञाओं को सर्वनामों से बदल दिया गया है ताकि वाक्यों को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाया जा सके। केस ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम का कर्ता केस। इस खंड में सर्वनामों के विभिन्न कर्ताओं के बारे में बताया गया है। Case refers to the form a noun or pronoun takes depending on its function in a sentence. कर्ता वह रूप होता है जिसे संज्ञा या सर्वनाम अपने वाक्य में क्रिया में निभाने वाले कार्य के आधार पर धारण करता है। इस वाक्य का मतलब है कि केस यह बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, उसके अनुसार उसका रूप बदलता है। There are 3 cases in pronouns. सर्वनामों में 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि सर्वनामों के 3 मुख्य कर्ता केस होते हैं: सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव और पोजेसिव। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस कर्ता। इस खंड में बताया गया है कि जब संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में विषय के रूप में उपयोग किया जाता है तो वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the subjective case. To find the subject,
put who और what before the verb। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के विषय के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसे कर्ता सब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। विषय को खोजने के लिए क्रिया से पहले who या what लगाएं। इस वाक्य का मतलब है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में क्रिया का विषय बनता है तो उसे कर्ता केस में रखा जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य में क्रिया से पहले who या what रखने पर हम विषय पहचान सकते हैं। Examples: She was quiet as she entered the room. वह कमरे में प्रवेश करते समय शांत थी। यहाँ she वह सर्वनाम क्रिया was थी का विषय है, इसलिए यह कर्ता केस में है। They lived in Lucknow. वे लखनऊ में रहते थे। यहाँ they वे सर्वनाम क्रिया lived रहते थे का विषय है, इसलिए यह कर्ता केस में है। He and I are great friends. वह और मैं अच्छे मित्र हैं। यहाँ he and I वह और मैं सर्वनाम क्रिया are है का विषय है, इसलिए वे कर्ता केस में हैं। We sang a song. हमने एक गीत गाया। यहाँ we हम सर्वनाम क्रिया sang गाया का विषय है, इसलिए यह कर्ता केस में है। ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस कर्मवाचक। इस खंड में बताया गया है कि जब संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में कर्म के रूप में उपयोग किया जाता है तो वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है। When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case. To find the object, put whom or what before the verb and its subject. जब कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के कर्म के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसे कर्मवाचक ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। कर्म को खोजने के लिए क्रिया और उसके विषय से पहले whom या what लगाएं। इस वाक्य का मतलब है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में क्रिया का कर्म बनता है तो उसे कर्मवाचक केस में रखा जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य में क्रिया और उसके विषय से पहले whom या what रखने पर हम कर्म पहचान सकते हैं। Examples: Please share it with us. कृपया इसे हमारे साथ साझा करें। यहाँ it इसे सर्वनाम क्रिया share साझा करें का कर्म है, इसलिए यह कर्मवाचक केस में है। us हमारे भी क्रिया share का कर्म है। सान्या ate आइसक्रीम। सान्या ने आइसक्रीम खाई। यहाँ आइसक्रीम संज्ञा क्रिया ate खाई का कर्म है, इसलिए यह कर्मवाचक केस में है। सिया was introduced to them. सिया को उनसे परिचय कराया गया। यहाँ them उनसे सर्वनाम क्रिया introduced परिचय कराया गया का कर्म है, इसलिए यह कर्मवाचक केस में है। I wanted her to leave the room. मैंने उसे कमरे से बाहर जाने के लिए चाहा। यहाँ her उसे सर्वनाम क्रिया wanted चाहा का कर्म है, इसलिए यह कर्मवाचक केस में है। Possessive case. When a noun or pronoun is used to show possession or ownership, it is said to be in possessive case. जब कोई संज्ञा या सर्वनाम स्वामित्व या अधिकार दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे संपत्ति केस पोजेसिव केस में कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी चीज के स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है तो उसे संपत्ति केस में वर्गीकृत किया जाता है। Examples: My shirt is not creased properly. मेरी शर्ट ठीक से सिकुड़ी नहीं है। यहाँ my मेरी
सर्वनाम स्वामित्व दिखाता है, इसलिए यह संपत्ति केस में है। The dog is wagging its tail. कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है। यहाँ its अपनी सर्वनाम स्वामित्व दिखाता है, इसलिए यह संपत्ति केस में है। These dirty shoes are not mine. ये गंदी जूते मेरे नहीं हैं। यहाँ mine मेरे सर्वनाम स्वामित्व दिखाता है, इसलिए यह संपत्ति केस में है। Our house is near the lake. हमारा घर झील के पास है। यहाँ our हमारा सर्वनाम स्वामित्व दिखाता है, इसलिए यह संपत्ति केस में है। Kinds of pronoun. Kinds of pronoun सर्वनाम के प्रकार। इस खंड में सर्वनामों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। Let us now know about different kinds of pronoun. आइए अब सर्वनामों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि अब हम सर्वनामों के विभिन्न श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिगत सर्वनाम। व्यक्तिगत सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह लेते हैं। The pronoun that is used to replace a name of specific person or thing is called personal pronoun. सर्वनाम जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह लेने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे व्यक्तिगत सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि व्यक्तिगत सर्वनाम उन नामों की जगह लेते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग किए जाते हैं। They are often used to replace a proper noun, someone's name, as a group of people or things. इन्हें अक्सर किसी विशेष संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम की जगह समूह में लोगों या चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि व्यक्तिगत सर्वनाम का प्रयोग अक्सर किसी विशेष नाम की जगह समूह के संदर्भ में लोगों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। They have two main groups, one referring to the subject of the sentence, subjective, and one to the object, objective. Refer the given table. इनके दो मुख्य समूह होते हैं, एक वाक्य के विषय, कर्ता की ओर संदर्भित करता है और दूसरा वस्तु, कर्म की ओर। दी गई तालिका देखें। इस वाक्य का मतलब है कि व्यक्तिगत सर्वनाम दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एक जो वाक्य के विषय के रूप में प्रयोग होता है और दूसरा जो वाक्य के कर्म के रूप में प्रयोग होता है। चूंकि तालिका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे यहाँ उल्लेख किया गया है। Examples. We will be late if you won't hurry up. हम देर हो जाएंगे अगर तुम जल्दी नहीं करते। यहाँ we, हम और you, तुम व्यक्तिगत सर्वनाम हैं। we वाक्य का विषय है और you वाक्य का कर्म है। They will visit us tomorrow. वे हमसे कल मिलने आएंगे। यहाँ they, वे और us हमसे व्यक्तिगत सर्वनाम हैं। they वाक्य का विषय है और us वाक्य का कर्म है। She has gone to the market with her mother. वह अपनी माँ के साथ बाजार गई है। यहाँ she, वह और her अपनी व्यक्तिगत सर्वनाम है। she वाक्य का विषय है और her वाक्य का कर्म है। I told them there is nothing to worry. मैंने उन्हें बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ I, मैं और them उन्हें व्यक्तिगत सर्वनाम हैं। I वाक्य का विषय है और them वाक्य का कर्म है। Possessive pronoun. संपत्ति सर्वनाम। संपत्ति सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो स्वामित्व या संबंधितता को दर्शाते हैं।
The pronoun that represents ownership or belongingness is called possessive pronoun. जो सर्वनाम स्वामित्व या संबंधितता को दर्शाता है, उसे संपत्ति सर्वनाम possessive pronoun कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि ऐसे सर्वनाम जो किसी चीज के स्वामित्व या उससे संबंधितता को दिखाते हैं, उन्हें संपत्ति सर्वनाम कहा जाता है। Examples: Is the mistake theirs or yours? क्या गलती उनका है या तुम्हारा? यहाँ theirs उनका और yours तुम्हारा संपत्ति सर्वनाम है। This house is mine. यह घर मेरा है। यहाँ mine मेरा संपत्ति सर्वनाम है। These clothes are hers. ये कपड़े उसके हैं। यहाँ hers उसके संपत्ति सर्वनाम है। That bag is yours. वह बैग तुम्हारा है। यहाँ yours तुम्हारा संपत्ति सर्वनाम है। As we know, there are 3 persons in personal pronouns, so it is with possessive pronouns as well. Read the table to know more about them. जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्तिगत सर्वनामों में 3 व्यक्ति होते हैं, इसलिए संपत्ति सर्वनामों में भी ऐसा ही होता है। इनके बारे में अधिक जानने के लिए तालिका पढ़ें। व्यक्ति पर्सन, कर्ता सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, कर्मवाचक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, संपत्ति पोजेसिव। प्रथम व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, मेरा, हमारा, हमारा। जो व्यक्ति बोल रहा है। द्वितीय व्यक्ति सेकंड पर्सन, तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा, आपका, तुम्हारा, आपका। जिस व्यक्ति से बात की जा रही है। तृतीय व्यक्ति थर्ड पर्सन, वह, वे, यह, उसे, उन्हें, इसे, उसका, उसकी, उसकी, उनका, उनका, इसका। जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। Remember it. इसे याद रखें। इस खंड में बताया गया है कि जब संपत्ति सर्वनामों का प्रयोग संज्ञाओं से पहले किया जाता है, तो वे वास्तव में विशेषण एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, न कि सर्वनाम के। When possessive pronouns are used before the nouns, they are actually used as adjectives, not pronouns. जब संपत्ति सर्वनामों का प्रयोग संज्ञाओं से पहले किया जाता है, तो वे वास्तव में विशेषण एडजेक्टिव के रूप में उपयोग किए जाते हैं, न कि सर्वनाम के। इस वाक्य का मतलब है कि जब हम संपत्ति सर्वनामों को संज्ञा से पहले लगाते हैं, तो उनका कार्य विशेषण के रूप में होता है जो संज्ञा के गुण या स्वामित्व को दर्शाता है। Examples: That blue car is ours. Pronoun: वह नीली कार हमारी है। सर्वनाम: यहाँ ours हमारी एक संपत्ति सर्वनाम है जो कार का स्वामित्व दर्शाता है। Our family is planning a get-together next month. Adjective: हमारा परिवार अगले महीने एक साथ होने की योजना बना रहा है। विशेषण: यहाँ our हमारा एक संपत्ति सर्वनाम है जो फैमिली परिवार के स्वामित्व को दर्शाता है और विशेषण के रूप में काम कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रदर्शनीय सर्वनाम। प्रदर्शनीय सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। The pronoun that is used to point to something specific within a sentence is called demonstrative pronoun, जो सर्वनाम वाक्य में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे प्रदर्शनीय सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है।
इस वाक्य का मतलब है कि प्रदर्शनीय सर्वनामों का उपयोग किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। There are 4 demonstrative pronouns and their basic function is to indicate the nearness or distance of the person or object referred to from the speaker. प्रदर्शनीय सर्वनाम 4 प्रकार के होते हैं और उनका मूल कार्य स्पीकर से संदर्भित व्यक्ति या वस्तु की निकटता या दूरी को दर्शाना होता है। इस वाक्य का मतलब है कि 4 प्रकार के प्रदर्शनीय सर्वनाम होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की दूरी या निकटता को दर्शाते हैं। Examples: That bridge was built by the Britishers. वह पुल ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था। यहाँ that वह प्रदर्शनीय सर्वनाम है जो विशेष पुल की ओर इशारा कर रहा है। This is our school. यह हमारा स्कूल है। यहाँ this यह प्रदर्शनीय सर्वनाम है जो विशेष स्कूल की ओर इशारा कर रहा है। These books are not at all interesting. ये किताबें बिल्कुल भी रोचक नहीं हैं। यहाँ these ये प्रदर्शनीय सर्वनाम है जो विशेष किताबों की ओर इशारा कर रहे हैं। Those apples are fresh. वे सेब ताजे हैं। यहाँ those वे प्रदर्शनीय सर्वनाम है जो विशेष सेबों की ओर इशारा कर रहे हैं। Interrogative pronoun प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। The pronoun that is used to ask question is called interrogative pronoun. जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि प्रश्नवाचक सर्वनामों का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। They can be easily identified by the fact that they often appear at the beginning of a question. इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये अक्सर प्रश्न के शुरू में आते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम आम तौर पर प्रश्न के पहले भाग में होते हैं, जिससे उन्हें पहचानना आसान होता है। Examples: Which type of books do you prefer? तुम्हें किस प्रकार की किताबें पसंद है? यहाँ which किस प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो किताबों के प्रकार के बारे में पूछ रहा है। What do you need from me? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यहाँ what क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो आवश्यक वस्तु के बारे में पूछ रहा है। Whose clothes are on the floor? फर्श पर किसके कपड़े हैं? यहाँ whose किसका प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो कपड़ों के स्वामी के बारे में पूछ रहा है। Whom did you tell a secret? तुमने किसको राज बताया? यहाँ whom किसको प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो राज सुनाने वाले व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। Reciprocal pronoun पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो आपसी या पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। The pronoun that is used to express mutual or reciprocal relationship is called reciprocal pronoun. जो सर्वनाम आपसी या पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे पारस्परिक सर्वनाम reciprocal pronoun कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि पारस्परिक सर्वनामों का उपयोग आपसी संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। In English, there are only 2 reciprocal pronouns, one another and each other. अंग्रेजी में केवल 2 पारस्परिक सर्वनाम होते हैं, one another और each other। इस वाक्य का मतलब है कि अंग्रेजी भाषा में केवल 2 प्रकार के पारस्परिक सर्वनाम होते हैं
जो आपसी संबंध को व्यक्त करते हैं। They are mainly used to stop unnecessary repetition in a sentence. वे मुख्य रूप से वाक्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि सर्वनामों का मुख्य उद्देश्य एक ही संज्ञा को बार बार दोहराने से बचाना होता है, जिससे वाक्य अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट बनता है। Examples: The countries worked with one another on national security. देश राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। यहाँ one another एक दूसरे पारस्परिक सर्वनाम है जो देशों के बीच सहयोग को दर्शाता है। The students can help each other in completing the project. छात्र परियोजना को पूरा करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ each other एक दूसरे पारस्परिक सर्वनाम है जो छात्रों के बीच सहयोग को दर्शाता है। Reflexive pronoun परावर्तनात्मक सर्वनाम। परावर्तनात्मक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो विषय के ऊपर ही प्रतिक्रिया करते हैं, यानी जब क्रिया का कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति या वस्तु होते हैं। The pronoun that is used when the subject reflects or turns back on the subject itself is called reflexive pronoun. जब विषय स्वयं पर प्रतिक्रिया करता है या वापस मुड़ता है, तो उस सर्वनाम को परावर्तनात्मक सर्वनाम कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि परावर्तनात्मक सर्वनाम का उपयोग तब होता है जब क्रिया का कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति या वस्तु होते हैं। Generally, these come after the verb. आम तौर पर ये क्रिया के बाद आते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि परावर्तनात्मक सर्वनाम आम तौर पर क्रिया के बाद प्रयोग होते हैं। Examples: She blamed herself for the mistake. उसने गलती के लिए खुद को दोषी ठहराया। यहाँ herself खुद परावर्तनात्मक सर्वनाम है जो she उसने पर प्रतिक्रिया कर रहा है। They bought themselves a new car. उन्होंने अपने लिए एक नई कार खरीदी। यहाँ themselves अपने लिए परावर्तनात्मक सर्वनाम है जो they उन्होंने पर प्रतिक्रिया कर रहा है। Mehul saw himself in the mirror. मेहुल ने आईने में खुद को देखा। यहाँ himself खुद परावर्तनात्मक सर्वनाम है जो मेहुल पर प्रतिक्रिया कर रहा है। We dressed ourselves for the party. हमने पार्टी के लिए खुद को तैयार किया। यहाँ ourselves खुद परावर्तनात्मक सर्वनाम है जो we हमने पर प्रतिक्रिया कर रहा है। Emphatic pronoun उत्कृष्ट सर्वनाम। उत्कृष्ट सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। The pronoun that is used to emphasize a particular noun or pronoun is called emphatic pronoun. जो सर्वनाम किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे उत्कृष्ट सर्वनाम emphatic pronoun कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि उत्कृष्ट सर्वनाम का उपयोग किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम को विशेष महत्व देने के लिए किया जाता है। Usually, they are found and placed right after the noun they are intensifying. They are also called emphasizing pronoun. आम तौर पर ये उन संज्ञाओं के ठीक बाद पाए जाते हैं जिन्हें वे जोर दे रहे हैं। इन्हें जोर देने वाले सर्वनाम भी कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि उत्कृष्ट सर्वनाम आम तौर पर उन संज्ञाओं के तुरंत बाद आते हैं जिन्हें वे विशेष महत्व दे रहे होते हैं। Examples: He himself is his worst critic. वह खुद ही अपना सबसे बुरा आलोचक है। यहाँ himself
खुद उत्कृष्ट सर्वनाम है जो ही वह पर जोर दे रहा है। She herself visited the school. वह खुद ही स्कूल गई। यहाँ herself खुद उत्कृष्ट सर्वनाम है जो she वह पर जोर दे रहा है। The farmer himself killed the snake. किसान ने खुद ही सांप को मार दिया। यहाँ himself खुद उत्कृष्ट सर्वनाम है जो the farmer किसान पर जोर दे रहा है। I myself switched off the lights. मैंने खुद ही बत्तियां बंद की। यहाँ myself खुद उत्कृष्ट सर्वनाम है जो I मैंने पर जोर दे रहा है। Distributive pronoun वितरक सर्वनाम। वितरक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। The pronoun that is used to refer to persons or things one at a time is called distributive pronoun. जो सर्वनाम एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे वितरक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि वितरक सर्वनाम का प्रयोग तब होता है जब हम एक एक करके व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करना चाहते हैं। Examples: Each participant was given a prize. प्रत्येक प्रतिभागी को एक पुरस्कार दिया गया था। यहाँ each प्रत्येक वितरक सर्वनाम है जो प्रत्येक प्रतिभागी की ओर इशारा कर रहा है। Either road leads to the city. दोनों में से कोई भी सड़क शहर की ओर ले जाती है। यहाँ either कोई भी एक वितरक सर्वनाम है जो दो सड़कों में से किसी एक की ओर इशारा कर रहा है। Neither of them plays well. उनमें से कोई भी अच्छा नहीं खेलता। यहाँ neither कोई भी नहीं वितरक सर्वनाम है जो दोनों व्यक्तियों में से किसी भी एक की ओर इशारा कर रहा है। Indefinite pronoun अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो एक या अधिक अस्पष्ट वस्तुओं, जीवों या स्थानों की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि कोई, कोई भी या कुछ भी। The pronoun that is used to refer to one or more unspecified objects, beings, or places, such as someone, anybody or nothing is called indefinite pronoun, जो सर्वनाम एक या अधिक असंरचित वस्तुओं, जीवों या स्थानों की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोई, कोई भी या कुछ भी, उसे अनिश्चित सर्वनाम indefinite pronoun कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग तब होता है जब हम किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर नहीं, बल्कि किसी भी एक या अधिक अशिष्ट वस्तुओं, जीवों या स्थानों की ओर इशारा करना चाहते हैं। They can be regarded as opposite of demonstrative pronouns. इन्हें प्रदर्शनीय सर्वनामों के विपरीत माना जा सकता है। इस वाक्य का मतलब है कि अनिश्चित सर्वनाम प्रदर्शनीय सर्वनामों के विपरीत होते हैं, क्योंकि ये किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा नहीं करते। There is no set position for where an indefinite pronoun will be placed in a sentence. वाक्य में अनिश्चित सर्वनाम के स्थान के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। इस वाक्य का मतलब है कि अनिश्चित सर्वनाम वाक्य में कहीं भी आ सकते हैं। इनका कोई विशेष स्थान नहीं होता। Examples: Most wealth is held by a select few. अधिकांश धन चुनिंदा कुछ लोगों के पास रखा गया है। यहाँ most अधिकांश अनिश्चित सर्वनाम है जो धन की मात्रा को दर्शा रहा है।
Everyone is here already. हर कोई पहले से ही यहाँ है. यहाँ everyone, हर कोई, अनिश्चित सर्वनाम है जो सभी व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहा है. I rang the bell but nobody answered. मैंने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. यहाँ nobody, कोई नहीं, अनिश्चित सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति को दर्शा रहा है. Would anyone like a coffee? क्या किसी को कॉफी चाहिए? यहाँ anyone, किसी को, अनिश्चित सर्वनाम है जो किसी भी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है. Relative pronoun, संबंधवाचक सर्वनाम. संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो पूर्व में उल्लेखित संज्ञाओं जैसे कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं. The pronoun which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals, or ideas is called relative pronoun. They can be used to join two sentences. जो सर्वनाम पूर्व में उल्लेखित संज्ञाओं की ओर इशारा करने के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे वे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार हों, उसे संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. इन्हें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है. इस वाक्य का मतलब है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग उन संज्ञाओं की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है जो पहले ही वाक्य में उल्लेखित हो चुकी हैं. इसके अलावा ये सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने में भी मदद करते हैं. Examples. I know the girl who is standing at the gate. मैं उस लड़की को जानता हूँ जो गेट पर खड़ी है. यहाँ who, जो, संबंधवाचक सर्वनाम है जो दी गर्ल, लड़की, की ओर इशारा कर रहा है. I don't know which pair of shoes you want. मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी जोड़ी जूते चाहते हो. यहाँ which, कौन सी, संबंधवाचक सर्वनाम है जो pair of shoes, जूते की जोड़ी, की ओर इशारा कर रहा है. This is the woman whose key you found. यह वह महिला है जिसकी चाबी तुमने पाई. यहाँ whose, जिसकी, संबंधवाचक सर्वनाम है जो the woman, महिला, की ओर इशारा कर रहा है. The car that crashed into the wall was blue. वह कार जो दीवार में टकराई थी, नीली थी. यहाँ that, जो, संबंधवाचक सर्वनाम है जो द कार, कार, की ओर इशारा कर रहा है. Remember it. Who is always used to set up a relative clause that describes a person, while that is used to describe an object or another non-human being. Who हमेशा एक ऐसे वाक्यांश की स्थापना करने के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी व्यक्ति का वर्णन करता है, जबकि that का उपयोग किसी वस्तु या अन्य गैरमानव प्राणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है. Examples. I like the girl who runs fast. मुझे वह लड़की पसंद है जो तेज दौड़ती है. यहाँ who, जो, सर्वनाम व्यक्ति the girl, लड़की, का वर्णन कर रहा है. I like the dog that does tricks. मुझे वह कुत्ता पसंद है जो करतब दिखाता है. यहाँ that, जो, सर्वनाम वस्तु the dog, कुत्ता, का वर्णन कर रहा है. When describing objects and non-human beings, that is used to introduce a defining relative clause, while which is used to introduce a non-defining clause. जब वस्तुओं और गैरमानव प्राणियों का वर्णन करते समय that
का उपयोग एक परिभाषित संबंधवाचक वाक्यांश डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जबकि which का उपयोग एक अपरिभाषित संबंधवाचक वाक्यांश नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: द कैट which is very old took a nap. बिल्ली जो बहुत पुरानी है ने झपकी ली। यहाँ which जो एक अपरिभाषित संबंधवाचक सर्वनाम है जो द कैट बिल्ली का वर्णन कर रहा है। द कैट दैट इज वेरी ओल्ड नीड्स टू सी द वेट टुडे। बिल्ली जो बहुत पुरानी है उसे आज पशु चिकित्सक से मिलना है। यहाँ दैट जो एक परिभाषित संबंधवाचक सर्वनाम है जो द कैट बिल्ली का वर्णन कर रहा है। निष्कर्ष कंक्लूजन: प्रोनाउन संज्ञाओं को बार बार दोहराने से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वाक्य को अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बनाते हैं। प्रोनाउंस को उनके उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए। पोजेसिव प्रोनाउंस स्वामित्व या संबंधितता व्यक्त करने के लिए। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी वस्तु या व्यक्ति को इंगित करने के लिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्न पूछने के लिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जब विषय स्वयं पर कार्रवाई करता है। एम्फैटिक प्रोनाउंस किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके संदर्भित करने के लिए। इंडेफिनिट प्रोनाउंस अनिर्दिष्ट वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों को दर्शाने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ने और पहले से उल्लिखित संज्ञा का संदर्भ देने के लिए।